हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है 12th क्लास की फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स यानी तरंग प्रकाश की। और इस चैप्टर का बच्चों आज है लेक्चर नंबर 25वां लेक्चर है बच्चों। तो पिछले लेक्चर में बच्चों हमने मेलस लॉ पढ़ा था, जिसमें ये बताया था कि जब कोई समतल ध्रुवित प्रकाश किसी पोलरॉइड पर आपतित होता है तो उससे निर्गत प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मेलस के नियम से हम ये गणना कर सकते हैं। तो उसी पर आधारित आज हम ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, जिससे कॉन्सेप्ट को समझने में और आसानी हो जाएगी। तो चलिए 1 मिनट मेलस लॉ को रिवाइज कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब वहाँ हमने बहुत बड़े विस्तार से चर्चा की थी कि ध्रुवक है, ये विश्लेषक है। तो अब हम एक शॉर्ट में बात करते हैं कि जैसे ये कोई पोलरॉइड है बच्चों, और इधर अब ये मेलस लॉ कब लगेगा, कहाँ की बात हो रही है कि यहाँ पर कैसा प्रकाश आपतित हुआ, समतल ध्रुवित। दो ही वेक्टर बना लेते हैं। समतल ध्रुवित प्रकाश के वैद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन ये दिखाए गए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स के वाइब्रेशंस हैं ये। और यहाँ इस पोलरॉइड की जो पारित अक्ष है वो थीटा कोण बना रही है इस दिशा से, ये वाइब्रेशंस की दिशा ये वाली, और ये पारित अक्ष की दिशा, ये पारित अक्ष है इस पोलरॉइड की। और ये कोण कितना है, थीटा। तो यहाँ से जो प्रकाश निर्गत होगा उसकी जो तीव्रता होगी बच्चों वो कितनी होगी, ये इस मेलस लॉ से पता लगती है। जैसे यहाँ इंटेंसिटी आपतित प्रकाश की I0 हो और निर्गत प्रकाश की I हो, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मेलस I इक्वल्स टू I0 कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा क्या है वो समझ गए। जो पोलरॉइड है उसकी पारित अक्ष और इन वाइब्रेशंस की दिशा के बीच का कोण है बच्चों। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जब 2, 3 या 4 पोलरॉइड रखे होंगे तो I0 इनका कन्फ्यूज़न होता है। तो सीधी बात कि किसी पोलरॉइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता निकालनी है तो उस पर आपतित प्रकाश की तीव्रता में उन दोनों के बीच के कोण की कोज्या का वर्ग कर दीजिए, यानी शॉर्ट में लिखें निर्गत, ऐसे कह सकते हैं। निर्गत प्रकाश की तीव्रता निकालनी है बराबर आपतित प्रकाश की तीव्रता, उस पर आपतित कितना हो रहा है, लेकिन कैसा आपतित, समतल ध्रुवित प्रकाश, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, शॉर्ट में लिख दिया है। उस पर प्लेन पोलराइज्ड लाइट आपतित होनी चाहिए। आपतित समतल ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता आपतित हुई उतनी तीव्रता इनटू कॉस स्क्वायर थीटा कर देना है, बस। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट। यहाँ तीव्रता देखनी है तो इस पर आपतित जितनी है उसमें कॉस स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और थीटा इन दोनों के बीच का एंगल, इसकी पारित अक्ष और इन वाइब्रेशंस की डायरेक्शन के बीच का कोण। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया। अब यहाँ I1 I2 हो सकता है, I2 I3 हो सकते हैं। I2 अगर यहाँ I1 मान लें, यहाँ I2 मान लें, तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि I2 बराबर I1 कॉस स्क्वायर थीटा। इसके आगे एक और रखा है, तो सीधी बात आपतित होने वाली में कॉस स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई करना है, निर्गत वाली तीव्रता आपको प्राप्त हो जाएगी। आपतित समतल ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता में कॉस स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई कर देने से निर्गत प्रकाश की तीव्रता हमें पता चल जाती है। बहुत सीधी सी बात। तो ये न्यूमेरिकल बहुत आसान लगेंगे आपको करने में। इतनी बात समझ गए। निर्गत प्रकाश की तीव्रता किस तरीके से निकाली जाएगी समझ में आ चुकी है बात। तो अब बढ़ेंगे आगे, इसको हटाते हैं, फिर न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर, इसको सॉल्व करते हैं। देखें, पोलरॉइड A और B क्रॉसित स्थिति में हैं, मतलब 2 पोलरॉइड हैं जो क्रॉसित अवस्था में रखे गए हैं। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि क्रॉसित अवस्था में पोलरॉइड कैसे रखे जाते हैं। ये आपको पता है कि जैसे एक पोलरॉइड ये है और एक पोलरॉइड ये है,
इसकी पारितच्छ अगर ऐसे है तो इसकी पारितच्छ ऐसे हैं, 90 डिग्री पर होंगी, तभी तो क्रोशित अवस्था में होंगे। इस स्थिति में बच्चों निर्गत प्रकाश की तीव्रता शून्य हो जाती है, आपको पता है। ए पर 100 यानी ये ए है और ये पोलरॉइड बी है। ए पर 100 वाट पर मीटर स्क्वायर तीव्रता का अध्रुवित प्रकाश आपतित होता है। ए पर अध्रुवित प्रकाश आपतित हुआ, कितनी तीव्रता का, यहाँ आई नॉट मान लेते हैं, कितनी है 100 वाट पर मीटर स्क्वायर, इतनी तीव्रता का प्रकाश, और वो भी अध्रुवित। और अब यहाँ इस समय बच्चों कोई लाइट नहीं, कोई तीव्रता नहीं दिखेगी, कोई वाइब्रेशन यहाँ नहीं निकलेगा। अब इसको 30 अंश घुमा दिया तो 20 से निर्गत प्रकाश की तीव्रता की गणना कीजिए। तो देखें यहाँ अध्रुवित प्रकाश है, तो यहाँ जो I1 यानी यहाँ I0 या यहाँ I1 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 1 और नॉट और 2 के चक्कर में मत पड़िए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अध्रुवित प्रकाश जब किसी पोलरॉइड से निकलता है तो सीधी बात है, यहाँ पर जो I होगी वो I0/2 होगी, ये हम बता चुके हैं। तो यहाँ कितनी तीव्रता आ गई, यानी यहाँ ये वाले वाइब्रेशंस आएंगे। यहाँ तीव्रता कितनी होगी, I0 100 है तो 100/2 यानी 50 वाट पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ होगी 0, यहाँ कोई तीव्रता नहीं होगी, क्योंकि इसकी पारितच्छ और इन वाइब्रेशंस की दिशा के बीच 90 अंश का कोण हो गया, कोई भी वाइब्रेशन इधर निर्गत नहीं होगा। ये बात कई बार बताई जा चुकी है। तिरछा भी होता तो उसका घटक निकल जाता, लेकिन अब वर्टिकल का हॉरिजॉन्टल घटक नहीं हो सकता। तो अब इसको 30 अंश घुमा दिया, अब एंगल थोड़ा चेंज हो गया, अब क्रोशित स्थिति नहीं रही, तो तीव्रता निकालनी है। तो अब सिचुएशन क्या है बच्चों, अब यहीं बना दें। देखिए ये पहली स्थिति हो गई और यहाँ तीव्रता है 0। अब इसको 30 अंश घुमाने का मतलब क्या हुआ, ये अक्ष 30 अंश घूम गई। तो यहाँ बनाता हूँ मैं, जैसे ये पोलरॉइड तो वैसे ही रखा, या सीधे सीधे सर्किल बना लेते हैं, उससे आपको समझने में भी आसानी होगी। आप ध्यान में ये रखना कि इनको ऐसे रखा गया है, लेकिन देखने में फ्रंट व्यू बना देते हैं, इससे समझने में आसानी हो। जैसे ये वाला पोलरॉइड ये है, इसकी पारितच्छ ये है, दूसरे वाले को अब यहाँ पर बच्चों ये तीव्रता ये हो रही है। यहाँ अध्रुवित प्रकाश था, यहाँ ध्रुवित प्रकाश मिला। अब दूसरे पोलरॉइड को 30 अंश घुमाने का मतलब क्या हुआ, उसको समझें कि 30 अंश घुमाया तो देखिए ये जो लाइनें हैं, ये लाइनें जो पारितच्छ हैं वो 30 अंश घूम जाएंगी। तो इस तरीके से या नीचे घुमा लें या इधर घुमा दें, 30 अंश घुमाना है। बताइए ऐसे घुमा दूँ, 30 अंश ऐसे घुमा देता हूँ, कैसे भी घुमा सकते हैं। तो 30 अंश घुमाने का मतलब ऐसे घुमा दिया मैंने, यानी ये जो इस समय पारितच्छ ये थी, ये वाली पारितच्छ घूम के 30 अंश घूम के यहाँ आ गई, यानी ये 30 डिग्री। अब पारितच्छ ये हो गई। अब यहाँ से कितना प्रकाश निर्गत होगा बी से, ये पूछा है। तो यहाँ से देखें जो प्रकाश वेक्टर्स ऐसे ही तो निकलेंगे। तो यहाँ तीव्रता कितनी होगी, तो देखिए यहाँ I0 थी 100, यहाँ I कितनी रह गई 50, या ऐसा करें जैसे दो पोलरॉइड हैं, ठीक है, तो इससे निर्गत को हम चलिए कोई बात नहीं,
यहाँ से निर्गत पूछी है उसको मैं आई डैश भी लिख सकता हूँ, ये निकालनी है। तो देखें आई डैश कितनी हो जाएगी, मेलस लॉ लगाएंगे। निर्गत तीव्रता कैसे निकलेगी, आपतित तीव्रता यानी आई आपतित प्रकाश की तीव्रता और कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा क्या है, इसकी डायरेक्शन, वाइब्रेशन की डायरेक्शन और इसकी पारेतच्छ के बीच का कोण, या इसके और इसके पारेतच्छों के बीच का कोण, बात एक ही है। तो ये डायरेक्शन कौन सी है बच्चों, ये है, और इसकी अक्ष ये है, यानी ये कोण चाहिए हमें। ये गलती ना करें बच्चे, 30 अंश रख देते हैं यहाँ, गलत हो जाता है। थीटा क्या है, वाइब्रेशन की दिशा और पारेतच्छ की दिशा के बीच बना कोण, तो ये पूरा 90 होगा बच्चों। तो ये कितना रह गया, 60 डिग्री, ये थीटा लगाना है। तो आई कितना है 50 इंटू कॉस स्क्वायर 60, और कॉस स्क्वायर 60 का मान, वो कॉस 60 का मान 1/2, 1/2 का वर्ग करेंगे 1/4 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 12.5 वाट पर मीटर स्क्वायर। उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, बात क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ तो आदि होनी ही होनी थी, इसके बाद मेलस लॉ लगाया, मेलस लॉ से हमने निर्गत प्रकाश की तीव्रता निकाली जो बी से निर्गत हुई थी। अब बच्चों दूसरे क्वेश्चन पर चलेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चों अब आगे चलते हैं कि दो पोलरॉइड ए तथा बी क्रॉसित अवस्था में रखे हैं। यहाँ भी वही सिचुएशन है, एक पोलरॉइड मैंने बनाया ये, ठीक है बच्चों, और एक पोलरॉइड बनाया ये। ओह सॉरी बच्चों, बड़े बन गए क्योंकि आगे हमें एक तीसरा पोलरॉइड भी रखना है इस क्वेश्चन में। तो हमने बच्चों जगह कर ली, दूसरा क्वेश्चन अब पर्याप्त जगह मिल जाएगी, पहला हमने हटा दिया। दो पोलरॉइड ए और बी क्रॉसित अवस्था में रखे हैं, इन दोनों के बीच एक तीसरा पोलरॉइड सी किस स्थिति में रखा जाए। तीसरा और रखना है तो हम यहाँ बना लेते हैं बच्चों। तो देखें एक पोलरॉइड ये है, और एक पोलरॉइड ये है, क्रॉसित अवस्था में रखे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, अगर इसकी पारेतच्छ ऐसे हैं तो इसकी पारेतच्छ लंबवत होंगी, दूर दूर बना लेते हैं, कम कम। तो ये क्रॉसित अवस्था में हो गए ए और बी, ये रहा ए और ये पोलरॉइड बी। अब तीसरा पोलरॉइड सी किस स्थिति में रखा जाए, यानी उसकी पारेतच्छ किस स्थिति में रखी जाए कि बी से पारगमित ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता, यानी बी से जो प्रकाश निकलेगा ध्रुवित होगा, उसकी तीव्रता ए पर जो आपतित अध्रुवित प्रकाश है। तो बच्चों क्वेश्चन अधूरा है, जगह नहीं थी। ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता ए पर आपतित अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता की 1/8 हो जाए, ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन पूरा हुआ कि सी को किस अवस्था में रखें, यानी यहाँ एक और रखना है बच्चों सी, एक तीसरा पोलरॉइड सी और रखना है कि किस अवस्था में रखें। तो मान लो इससे ये दिशा किसकी हुई, इसकी पारेतच्छ की, इससे मान लो थीटा कोण बनाते हुए रख दिया है। ये कोण कितना है, थीटा।
तो यहाँ जो प्रकाश निकलेगा उसकी तीव्रता यहाँ की 1/8 गुनी हो, यानी यहाँ पर कैसा प्रकाश आपतित हुआ है, अध्रुवित। यहाँ लिखा है कि ए पर आपतित अध्रुवित प्रकाश, तो यहाँ अध्रुवित प्रकाश आपतित हुआ बच्चों। यहाँ कैसा निकलेगा, ध्रुवित, जिसके वाइब्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के वाइब्रेशन इसके अलोंग होंगे, इसके समांतर होंगे। अब यहाँ अध्रुवित प्रकाश है, यहाँ पर तीव्रता मैंने मान ली I0, तो पहले से निकलने के बाद तीव्रता I1 कितनी रह जाएगी, यहाँ I क्योंकि कई हैं इसलिए I1 से स्टार्ट करते हैं। I1 कितनी हो जाएगी, I0/2, ये तो आप जानते ही हैं, कई बार हो चुका। अब इसके साथ इस दिशा और इसके बीच थीटा कोण हो गया, तो यहाँ जो वाइब्रेशन निकलेंगे बच्चों ये इस दिशा में होंगे। चलिए 2 ही बना देते हैं, यही जगह है। तो यहाँ तीव्रता होगी I2, ये कितनी होगी, I2 निकालनी है, यानी C से निर्गत, C से निकलने वाले ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, मेलस का नियम लगाएंगे। तो I2 इससे निकलने वाली निर्गत हो गई, तो इस पर आपतित होने वाली कितनी हुई, I1 आपतित होने वाली, और cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ थीटा कितना हुआ, इसके और इसके पारेतच्छ के बीच का कोण, इस वाइब्रेशन और इस पारेतच्छ के बीच का कोण जो कि थीटा है, तो थीटा ही रहेगा, इतना ही होगा। और I1 की जगह I0/2, तो I2 आ गया I0/2 cos स्क्वायर थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब B से निकलने वाली तीव्रता I3 मान लेते हैं, उसको कैसे निकालेंगे, इसकी पारेतच्छ ये है और ये अक्ष देखिए जैसे ये है, तो ये कोण थीटा था, ये कोण पहले थीटा था। अब हमें इसके और इसकी पारेतच्छ के बीच का कोण देखें, ध्यान से समझें। अब जब B पर मेलस का नियम लगाएंगे, I3 निकालेंगे, तो I3 बराबर I2, भाई निर्गत निकालनी है, आपतित लिख दी, इस पर आपतित कितनी है, I2 cos स्क्वायर थीटा। थीटा क्या होगा बच्चों यहाँ, कि जो ये वाइब्रेशन है वो डायरेक्शन यानी ये, और इसकी पारेतच्छ यानी ये, तो इसके और पारेतच्छ के बीच का कोण ये हुआ, तो ये हुआ यहाँ पर थीटा, 90 - थीटा। तो कोण में गलती ना करें, वाइब्रेशन की दिशा और पारेतच्छ की दिशा के बीच का कोण देखें हमेशा, ठीक है। तो जब ये वाइब्रेशन यहाँ से पास आउट होंगे तो इस हिसाब से होंगे कि मेलस का नियम लगाएंगे तो एंगल ये वाला देखेंगे। तो cos स्क्वायर 90 - थीटा बराबर कितना हो गया, I2 sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि cos 90 - थीटा sin थीटा होता है। तो I3 बराबर I2 के स्थान पर ये वैल्यू I0/2 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो I3 बराबर I0/2, क्या एक काम करें, नीचे 8 कर लेते हैं, 4 का गुणा और ऊपर 4, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया कि ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा का वर्ग लिखा जा सकता है ऐसे। अब जगह चाहिए बच्चों, एक स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए, फिर मैं इसे हटा दूंगा। आगे ये एक बात ध्यान रखेंगे कि इस तीव्रता का ये तीव्रता 1/8 गुनी होनी है, ये तीव्रता इसकी यानी I0/8 होनी है। क्वेश्चन आपके पास पहुंच ही जाएगा, मैं हटा दूं इसको, ठीक है। यहाँ हमें स्पेस मिल जाएगा हल करने के लिए। बड़ा दिक्कत होती है बच्चों, साफ थोड़ा सा धैर्य रखें बच्चों। तो देखिए I3 बराबर I0/8, 4 का गुणा भाग कर लिया है, ये हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा का
वर्ग और ये साइन 2 थीटा हो गया। तो ये हो गया I3 बराबर I0 बटे 8 साइन 2 थीटा का वर्ग यानी साइन स्क्वायर 2 थीटा, क्योंकि साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। ये आ गई वैल्यू। अब प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कह रहा था कि जो B से तीव्रता निकल रही है वो यहाँ की 1/8 हो जाए। तो प्रश्नानुसार जो I3 है वो I0/8 होना चाहिए, ये प्रश्न कह रहा है। तो I3 की वैल्यू I0/8 साइन स्क्वायर 2 थीटा बराबर I0/8, ये कैंसिल आउट। साइन स्क्वायर 2 थीटा बराबर रह गया 1, यानी साइन 2 थीटा 1 यानी थीटा 45 आ गया। यहाँ कर देते हैं, सिंपल है। साइन 2 थीटा यानी 2 थीटा 90 आ गया। साइन 90 की वैल्यू 1, थीटा बराबर 45 डिग्री। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें इसके सापेक्ष इसको 45 डिग्री पर अलाइन करके रखना है कि इसकी जो पारितक्ष है इसकी पारितक्ष से 45 अंश का कोण बनाए। जब 45 का बनना है तो इससे भी 45 का बनेगा, वो चांस की बात है। अगर 30 पर रखना होता तो इससे 30 का बनता, इससे 60 का बनता। तो 45 अंश पर रखने से यहाँ जो तीव्रता, यहाँ जो प्रकाश निर्गत होगा उसकी तीव्रता यहाँ की तीव्रता की 1/8 होगी। तो उम्मीद है कि ये भी समझ में आया होगा और मेलस लॉ को अप्लाई करना भी समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लें, फिर आगे बात चलेगी। हाँ तो बच्चों अब आगे चलते हैं। एक डाउट मुझे ध्यान आ रहा है, एक बच्चे ने एक बार मुझसे पूछा था, तो हो सकता है बच्चों वो डाउट आपके दिमाग में भी क्रिएट हो जाए, इसलिए हम यहाँ पर एक बात की चर्चा कर रहे हैं। अभी हमने न्यूमेरिकल किए, उससे आपको मेलस लॉ क्लियर हो गया होगा। तो एक स्टूडेंट की एक प्रॉब्लम थी, एक समस्या थी, उसका एक डाउट था कि सर जब समतल ध्रुवित प्रकाश किसी पोलरॉइड पर आपतित होता है जिसकी इंटेंसिटी I0 हो, आपतित समतल ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता I0 हो, तो उससे निर्गत प्रकाश की तीव्रता मेलस के लॉ से हम निकाल लेते हैं I बराबर I0 cos स्क्वायर थीटा, जहाँ थीटा पोलरॉइड की पारित अक्ष और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के वाइब्रेशन की दिशा के बीच का कोण है। लेकिन सर अगर अध्रुवित प्रकाश है तो यहाँ तीव्रता कैसे पता करेंगे? क्या मेलस का नियम यहाँ लगा सकते हैं? क्या आप तो ये बता देते हो कि अगर यहाँ तीव्रता I0 है तो यहाँ से जो समतल ध्रुवित प्रकाश निर्गत होगा उसकी तीव्रता I0/2 होती है। ये हम कई बार बता चुके हैं आपको। यहाँ कितनी हो जाती है? I0/2। तो क्या मेलस के नियम से इसको हम देख सकते हैं? तो बच्चों जनरली जो मेलस का नियम है वो सुविधा के लिए प्लेन पोलराइज्ड लाइट के लिए ही है, लेकिन इस नियम को, इस मेलस के नियम को यहाँ भी अप्लाई करके हम तीव्रता देख सकते हैं। क्योंकि अगर ये पूर्णतः अध्रुवित प्रकाश हो, आंशिक न हो, तब हम ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। इसका जवाब एक तो मैंने थ्योरेटिकली दिया था कि इसके जितने भी वाइब्रेशंस हैं, जितने भी वैद्युत क्षेत्र सदिश के जितने भी कंपन हैं, उनके हम इस पोलरॉइड की पारित अक्ष की दिशा में और लंबवत दिशा में घटक निकाल लेंगे। लंब दिशा वाले घटक रुक जाएंगे और इसके अनुदिश वाले घटक निर्गत हो जाएंगे, यानी आधे घटक रुक गए, आधे घटक निकल गए, तो तीव्रता आधी हो गई। ये तो थोड़ी थ्योरेटिकल बात हो गई कि मेलस के नियम से समझाइए। तो चलिए देखते हैं, मेलस का नियम यहाँ लगाते हैं। यहाँ की जो तीव्रता I है, अगर मेलस के नियम से देखें तो I0 cos स्क्वायर थीटा। अब बच्चों यहाँ थीटा क्या लगाओगे? थीटा क्या है? इस वाइब्रेशन और इसकी पारित अक्ष के बीच का कोण, इसके कंपन की दिशा और पारित अक्ष की दिशा के बीच का कोण। तो यहाँ देखें, इस वाइब्रेशन के लिए थीटा अलग है, इस वाले वाइब्रेशन के लिए थीटा अलग आएगा, इस वाले वाइब्रेशन के लिए थीटा अलग आएगा, और ये वाइब्रेशन पूरे 360 डिग्री में 0 से लेकर 2π रेडियन तक सममित रूप से वितरित होंगे सभी हिस्सों में। बात समझ रहे हैं ना? देखिए ये वाला वेक्टर ये कोण बनाएगा,
अगला वेक्टर ये कोण बनाएगा। तो एक एक वेक्टर का थोड़ी लगाएंगे। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, चूंकि सिमेट्री है, सभी दिशाओं में समान रूप से वेक्टर के वाइब्रेशंस पाए जाने की जो प्रायिकता है, जो संभावना है, वो समान है। ऐसा नहीं है कि किसी एक दिशा में ही ज़्यादा वाइब्रेशन होंगे और दूसरी दिशा में वाइब्रेशन कम होंगे, ऐसा नहीं है। किसी भी दिशा में देखें वाइब्रेशंस जो हैं समान हैं, सभी की प्रायिकता समान है। इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे बच्चों, इसका औसत मान लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा का औसत मान। और कॉस स्क्वायर थीटा का औसत मान होता है 1/2। कॉस स्क्वायर थीटा का औसत मान 1/2। तो यहाँ 1/2 रखोगे तो आई बराबर कितना आ गया, I0/2। ये बात बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स जो बायो से इंटरमीडिएट कर रहे हैं उनके लिए तो अच्छी लगी होगी, लेकिन मैथ्स वाले स्टूडेंट कह रहे होंगे सर बात ये हम कैसे मान लें कि एवरेज वैल्यू 1/2 है। तो देखें जब वेरिएशन होता है तो एवरेज निकालना होता है। तो देखिए अब मैथ वाले स्टूडेंट समझ लें कि कॉस स्क्वायर थीटा का औसत मान 1/2 कैसे आ गया। हमने ये बताया था कि बच्चों कोई भी फंक्शन हो f, उसका अगर हमें एवरेज निकालना है तो जिस इंटरवल में निकालना है, जैसे a to b f, किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, वो किस वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, किस वेरिएबल के साथ वो वेरी कर रहा है। जैसे बहुत सी राशियाँ समय के साथ बदलती हैं तो समय के रेस्पेक्ट में औसत निकालते हैं, बहुत सी राशियाँ पोजीशन के हिसाब से बदलती हैं तो पोजीशन के रेस्पेक्ट में निकालना होता है, बहुत सी राशियाँ कोण के रेस्पेक्ट में बदल रही होंगी तो कोण के हिसाब से। यहाँ पर जो घटक निकल रहे हैं वो कोण पर डिपेंड कर रहे हैं। थीटा अलग अलग है, हर वाइब्रेशन का थीटा इसके साथ अलग अलग एंगल बना रहा है, तो यहाँ हमें एंगल के साथ निकालना होगा। तो अगर मान लीजिए जैसे ये वाला फंक्शन समय पर डिपेंड कर रहा होता, जैसे कोई वस्तु एक अनियमित चाल से चल रही हो, कैसी चाल से, अनियमित चाल से, यानी भिन्न भिन्न समयों पर चाल भिन्न भिन्न है, तो एवरेज स्पीड निकालनी है तो हमें वहाँ टाइम के रेस्पेक्ट में करना होगा, तो dt करना होगा और अपॉन dt, इस तरीके से एवरेज निकाल लेते हैं उस फंक्शन का। बात समझ रहे हैं। और यहाँ t1 a to b, कितने इंटरवल में a to b, यहाँ पर टाइम के रेस्पेक्ट की बात हो रही है तो लिमिट t1 to t2 भी लिख सकते हैं। टाइम के रेस्पेक्ट की बात है तो यहाँ लिमिट क्या लिख दी जाएंगी, t1 से t2, मतलब जितने इंटरवल में उस फंक्शन की वैल्यू देखनी है। अगर वो टाइम से वेरी कर रहा है तो टाइम के रेस्पेक्ट में, एंगल के रेस्पेक्ट में कर रहा है तो एंगल की लिमिट आ जाएंगी। ठीक है, हम यहाँ पर t1 to, ये क्या कर दिया बच्चों, क्या उस फंक्शन का f dt टाइम के रेस्पेक्ट में तो t1 to t2 इंटीग्रेशन t1 to t2 dt, जो भी जितने इंटरवल में निकालना हो, एंगल के रेस्पेक्ट में वेरी कर रहा है तो d थीटा हो जाएगा, θ1 से θ2 लिमिट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो हम एवरेज निकाल रहे हैं कॉस थीटा का मान, अब कॉस थीटा का मान बच्चों समय पर तो डिपेंड नहीं कर रहा कि 3 बजे इतना मान होता है कॉस का, 4 बजे इतना होता है, ऐसा तो कुछ नहीं है। थीटा पर डिपेंड करता है कि 30 की वैल्यू इतनी, 40 की इतनी, 45 की इतनी। तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान, ये वाइब्रेशन 0 से लेके 2π यानी पूरे रीजन में डिस्ट्रीब्यूट होंगे समान रूप से, सममित रूप से। तो पूरा एंगल कितना बना, 2π, यानी लिमिट हम यहाँ पर 0, इसका औसत मान निकाल रहे हैं। तो फंक्शन की जगह क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, किसके रेस्पेक्ट में, d थीटा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 2π तक, अपॉन d थीटा, 0 से लेके 2π तक। इसको सॉल्व करेंगे 2π आ गया तो मैं बाहर लिख देता हूँ 1/2π। इसको सॉल्व करना है 0 to 2π। कॉस स्क्वायर थीटा को कितना लिखेंगे, 1 + cos 2 θ/2, इतना तो जानते होंगे, इतना पता है आपको, क्योंकि cos 2 θ बराबर क्या होता है, यहाँ लिखते हैं बच्चों, cos 2 θ बराबर, इसे हटा दें, यहाँ पर 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो cos स्क्वायर थीटा निकालेंगे 1 + cos 2 θ हो जाएगा, अपॉन 2 आ जाएगा, यहाँ से ये आ गया है।
अब तो ये 2 ले लिए बाहर, तो 1/4 पाई हो गया। अंदर इंटीग्रेशन करते हैं, 1 का हो गया थीटा, और इसका कितना हो गया बच्चों, sin 2 थीटा अपॉन 2, लिमिट 0 से 2 पाई लिमिट रखिए, तो 1/4 पाई, 2 पाई लिमिट रखेंगे, sin 2 पाई रखेंगे, थीटा की जगह sin 4 पाई हो जाएगा, उसकी वैल्यू 0 होती है, माइनस करके 0 रखेंगे, 0 हो गया, 0 की वैल्यू sin 0 की वैल्यू भी 0 होती है, तो केवल 2 पाई रह गया। 2 पाई से 4 पाई कितने टाइम्स कट गया, 2 टाइम्स। तो cos स्क्वायर थीटा का औसत मान कितना आ गया बच्चों, 1/2, वो कि हमने वही मान जो कि यहाँ पर रखा गया है, इसलिए यहाँ पर इंटेंसिटी इसकी आधी रह जाती है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं मेलस के नियम से, लेकिन जनरली मेलस का नियम आप समतल ध्रुवित प्रकाश के लिए लगाओगे, क्योंकि वहाँ थीटा पर्टिकुलर एक ही वैल्यू होगी। यहाँ पर सिमेट्री है, यहाँ एवरेज निकालना पड़ेगा। तो बच्चों उम्मीद है कि ये आधी क्यों हो जाती है, मेलस के नियम से भी समझ में आ गई होगी बात। तो ठीक है बच्चों, आज ये मेलस के नियम का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया, न्यूमेरिकल भी हो गए। अब कल बच्चों एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि अभी तक हमने ये देखा कि ध्रुवण की घटना है क्या। ध्रुवण की घटना क्या थी बच्चों, बताइए। कि जो वैद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन सममित रूप से प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में हो रहे थे, वो केवल एक ही दिशा में सीमित कर दिए गए। एक ही दिशा में सीमित हो जाएं, एक ही दिशा रह गई वाइब्रेशंस की, चाहे ये दिशा एक है, ये भी एक है, तो ये कैसा हो गया, समतल ध्रुवित प्रकाश हो गया। इसी घटना को हम क्या कह देते हैं, प्रकाश का ध्रुवण। उन वाइब्रेशंस को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सीमित कर देना, सभी दिशाओं में वो सममित रूप से वितरित नहीं होंगे। तो अध्रुवित प्रकाश क्या है, ध्रुवित प्रकाश क्या है, ये समझ गए। मेलस का नियम समझ गए कि पोलरॉइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी, ये भी समझ गए। अब हम थोड़ा और गहराई में चलते हैं कि किन किन विधियों से हम ये काम कर सकते हैं, प्रकाश का ध्रुवण किन किन विधियों से किया जा सकता है, किन किन युक्तियों से किया जा सकता है। विधियाँ अलग चीज़ हैं, युक्तियाँ अलग चीज़ हैं। विधियाँ एक सिद्धांत है, युक्तियाँ उन सिद्धांतों पर बनाई गई डिवाइस हैं बच्चों। तो चलिए ये चर्चा कल के लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, मन लगा के इस कॉन्सेप्ट इन न्यूमेरिकल्स को करिए, और बाकी के अपनी साइड बुक से जो न्यूमेरिकल्स हों उनकी प्रैक्टिस कीजिए। ओके, मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।